हम आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आज भी देखो हमारा टॉपिक सर्कल ही है और हम आज सर्कल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इस पर भी अभी रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। ये कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। अब देखो ये क्या होता है। तो देखो, अगर हमारे पास दो सर्कल है तो दो सर्कल अगर दिया हुआ है तो उसका कॉमन टेंजेंट हो सकता है ना। एक ऐसा लाइन हो सकता है ना भाई जो दोनों सर्कल को टच कर जाए। तो दोनों सर्कल को टच करेगा वही तो कॉमन टेंजेंट होता है। तो अगर हमारे पास दो सर्कल है तो उसका कॉमन टेंजेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब सवाल है कि कितना होगा, कॉमन टेंजेंट कितना होगा। ठीक है, यही तो देखना है। तो देखो, इसको काफी डिटेल में कवर करेंगे हम। ये कोई 5 मिनट का कॉन्सेप्ट नहीं है, शॉर्ट में इसको नहीं कर सकते। काफी डिटेल में केस बना बनाकर आपको इसको समझना होगा। ठीक है, और इनफैक्ट यहां पर टोटल 5 केस बनता है। दो सर्कल का नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना होगा ये डिपेंड करता है उनके पोजीशन पर। उनका रिस्पेक्टिव पोजीशन क्या है इस पर डिपेंड करता है। और हमारे पास टोटल 5 केसेस बनते हैं। एक एक करके हमको सारा केस कवर करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं विथ आवर फर्स्ट केस। केस वन क्या है? केस वन है जब आपका दो सर्कल बिल्कुल डिसजॉइंट है। बिल्कुल डिसजॉइंट है मतलब अलग अलग है, ना तो वो टच कर रहा है और ना इंटरसेक्ट कर रहा है। दो सर्कल ऐसा ले सकते हैं ना भैया जो एकदम अलग थलग हो। टच करने का या इंटरसेक्ट करने का कोई सवाल नहीं है। मतलब कुछ इस तरह का, ये देखो डायग्राम देखो। आपका दो सर्कल ऐसा है। पहला सर्कल जिसका सेंटर है C1, रेडियस है R1। दूसरा सर्कल जिसका सेंटर है C2 और रेडियस है R2। ये दोनों बताइए डिसजॉइंट सर्कल हो गए ना, अलग अलग है, एकदम अलग अलग है। तो एक केस ये बनता है, ऐसा सर्कल हो सकता है। अब चलो डायग्राम सामने है, बिफोर हम आपको बताएं हम आप ही से पूछते हैं। बताइए इस केस में आप कितना कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं। दो सर्कल सामने है, टोटल कॉमन टेंजेंट कितना होगा चैट में बताइए। देखो बहुत लोग का आंसर यहां गलत आया है, कुछ सही आंसर भी मिले हैं। हम आपको बता देते हैं टोटल यहां पर कितना कॉमन टेंजेंट होगा। देख ही लो सामने, आप खुद ही देख लो कितना कॉमन टेंजेंट होगा। देखो एक कॉमन टेंजेंट ऐसा खींच सकते हो आप, ये देखो ये लाइन, ये जो लाइन हमने खींचा है ये दोनों सर्कल को टच कर रहा है ना। एक टेंजेंट ये हो सकता है। दूसरा ये ले लो आप, ये लाइन देखो। ये लाइन जो है, ये दूसरा वाला जो पीला लाइन हमने खींचा है ये भी दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट है, दोनों को टच कर रहा है। और ये दो आप सब सोच लिए थे लेकिन इसके बाद दिमाग नहीं लगाया। देखो एक टेंजेंट ऐसा भी तो हो सकता है, ये इस तरह से, ये देखो ये क्रॉस करते हुए यूं। ये टेंजेंट क्या कॉमन टेंजेंट नहीं है? ये तीसरा लाइन जो हमने खींचा है ये भी तो दोनों सर्कल को टच कर ही रहा है ना। और बिल्कुल सेम ऐसे ही ये लो, ये चौथा भी ले लो। ये जो चौथा लाइन है आपका ये भी दोनों सर्कल को टच कर रहा है, मतलब ये भी टेंजेंट है। तो टोटल बताइए 4 टेंजेंट हो गया ना। यहां पर 4 कॉमन टेंजेंट्स हो सकता है। समझ में आया? देख रहे हो, टोटल 4 कॉमन टेंजेंट्स होगा। ठीक है, इसको हम एक नीट एंड क्लीन डायग्राम में आपको दिखा देते हैं। ऐसे इस डायग्राम में भी क्लियर है ही, बट चलो एक नीट एंड क्लीन डायग्राम में दिखा देते हैं। इसको हटाओ और अब देखो 4 कॉमन टेंजेंट होगा, देख लिया ना। ये लो इस डायग्राम में देख लो अब। और हमने नाम भी दे दिया है टेंजेंट्स का, T1, T2, T3 एंड T4। तो बताइए पहला केस समझ में आ रहा है यहां तक? अगर आपका सर्कल डिसजॉइंट है मतलब अलग अलग है, दूर दूर है, तो इस केस में आपका टोटल 4 कॉमन टेंजेंट होगा। चारों कॉमन टेंजेंट यहां पर हम दिखा दिए हैं। समझ में आ रहा है ना? अब देखो डायग्राम अगर सामने है तब तो फिर भी आसान है। डायग्राम देखकर आप बता सकते हो टोटल कॉमन टेंजेंट कितना है। बट एक्चुअल सवाल में डायग्राम थोड़े दिया रहता है। जब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट का सवाल आएगा तो आपको डायग्राम नहीं, दोनों सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा।
सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन दिया रहेगा, इक्वेशन को यूज करना है। इक्वेशन में आप कोई भी यूज कर सकते हो। हाँ, इक्वेशन से बताना होगा कि इसके कॉमन टेंजेंट्स कितने हैं। तो डायग्राम से तो होगा नहीं, इक्वेशन से कैसे होगा? तो देखो, इसके लिए कंडीशन डिफाइन करना होगा, और कंडीशन क्या है वो भी डायग्राम में देख लो आप। ये दोनों सेंटर देख रहे हो ना, C1 और C2। C1 और C2 के बीच का जो दूरी है, मतलब C1 C2, C1 C2 बताइए, दोनों रेडियस के सम से यहां ज्यादा है कि नहीं? R1 प्लस R2 अगर आप करते हैं, R1 मतलब यहां से यहां तक, कर्सर देखो, R1 यहां से यहां तक है और R2 यहां से यहां तक है। C1 C2 तो ये पूरा हो गया ना। तो यहां पर दोनों सेंटर के बीच का दूरी, मतलब C1 C2, दोनों रेडियस के सम से बड़ा है ना, बिल्कुल बड़ा है। तो यही देखो कंडीशन हो गया। ऑफिशियल कंडीशन ये है, अगर दोनों सेंटर के बीच का दूरी, मतलब C1 C2, दोनों सर्कल के रेडियस के सम से ज्यादा है, तो ये आपका केस 1 कहलाता है। और केस 1 अगर होगा तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ऑब्वियसली 4 हो जाएंगे। ये तो खैर आप देख ही रहे हो। तो नीचे वाले लाइन पर ध्यान दीजिए, ऑफिशियल कंडीशन नीचे है। डायग्राम तो बस आपको समझाने के लिए था। अब इस नीचे वाले लाइन पर ध्यान दो, यही आपको याद रखना होगा। अगर C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है, तो आपका ये केस 1 बनता है, और केस 1 में टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 4 होते हैं। ठीक है, याद रख पाएंगे इसको? और हां, इस रिलेशन को आप दोनों तरफ से याद कर सकते हो। दो तरफा रिलेशन है ये, डबल इंप्लाइज का सिंबल लगा लो आप। मतलब अगर C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 हुआ, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 4 होंगे। और अगर सवाल में कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 4 हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है। यहां पर C1 C2 क्या है, आप समझ रहे हैं ना? C1 C2 है दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। और R1 R2 तो खैर दोनों का रेडियस है। तो पहला केस बताइए, समझ में आया? डायग्राम बनाओ और ये नीचे वाला लाइन लिखो। समझ में आया? ये याद रख पाएंगे इसको ना? अब देखो, यहां पर ये जो चार टेंजेंट बना है ना, इसके बारे में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट कर लो और समझ भी लो। इसमें ये जो T1 और T2 है ना, जो देख रहे हो डायरेक्ट है, सीधा सीधा लाइन है। T1 और T2 जो है ये कहलाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, शॉर्ट में DCT। और ये जो T3 और T4 है, ये जो क्रिस क्रॉस है, T3 T4, ये कहलाता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। कभी कभी ये भी पूछ देता है, कभी कभी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट के जगह पूछ देगा नंबर ऑफ कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट्स या ट्रांसवर्स टेंजेंट्स। तो ठीक से समझ लो, T1 T2 जो है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, और T3 T4 जो है वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, अब ये होता क्या है, देखो डायरेक्ट और ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, नाम तो आप जान गए। ये मतलब क्या हुआ इसका, डायरेक्ट का या ट्रांसवर्स का? तो ये भी समझ लो। देखो, वो कॉमन टेंजेंट जिसके लिए दोनों सेंटर एक ही साइड में है, वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहलाता है। ध्यान से सुनना, वो कॉमन टेंजेंट जिसके लिए दोनों सेंटर उस लाइन के एक ही साइड में है, वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा। जैसे देखो, इस T1 के लिए C1 और C2 एक ही साइड है ना, दोनों T1 से नीचे है। C1 और C2 T1 के एक ही साइड में है ना, और T2 पर भी वही बात लागू होती है। C1 और C2 दोनों T2 से ऊपर ही तो है। तो दोनों सेंटर अगर टेंजेंट के एक ही साइड में है, तो वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है। और ट्रांसवर्स में क्या होता है, तो ये तो ऑब्वियस हो गया। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट वो टेंजेंट होगा जिसके लिए दोनों सेंटर अपोजिट साइड में हो। देखो T3 को देखो, T3 के लिए एक सेंटर इधर है, दूसरा सेंटर इधर है, अपोजिट साइड ऑफ द लाइन है। और यही बात T4 पर भी लागू होती है। T4 के लिए भी आपका C1 इस तरफ है और C2 अपोजिट साइड में। तो फंडा क्या है, समझ रहे हैं, डायरेक्ट और ट्रांसवर्स का? अगर दोनों सेंटर आपके टेंजेंट के एक ही साइड में है, तो वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा। लेकिन अगर आपके सेंटर टेंजेंट के बाएं दाएं या ऊपर नीचे अपोजिट साइड में है,
तो वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है। तो ये टर्म्स भी कभी कभी काम आ जाता है, खास करके जेई एडवांस में, उसमें थोड़ा और ट्विस्ट करता है सवाल को। तो डीसीटी टीसीटी ये सब पूछना शुरू कर देता है। तो जब सब पढ़ ही रहे हो तो ये भी पढ़ लो, ये भी जान लो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास और भी बहुत सारे केसेस हैं, ये तो पहला ही केस था, हम तो 5 केस बोले हैं ना। दूसरा दूसरा केस क्या हो सकता है? देखो, दूसरा केस हो सकता है कि आपका सर्कल जो है वो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अभी तो डिसजॉइंट था ना, केस 1 में तो डिसजॉइंट था, अलग अलग था। अब केस 2 में है कि ऐसे सर्कल ले रहे हैं हम दो जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इस तरह से दोनों सर्कल एक दूसरे को यहां पर टच कर रहे हैं। ठीक है, अब चलो फिर मौका है आपके पास, डायग्राम सामने है, देखो सोचो और बताओ इस केस में टोटल कॉमन टेंजेंट्स कितना होगा। डायग्राम देखकर बताइए पहले। इस बार मोस्टली आंसर सही मिला है, लेकिन हाँ अभी भी कुछ गलतियां हो रही हैं, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख ही लो। हम यहां पर आपको दिखाते हैं कॉमन टेंजेंट्स इस बार कितना होगा। देखो, पहला कॉमन टेंजेंट देखो फिर यही, और ये क्या होगा? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अभी तो पढ़ा ना, ये डीसीटी होगा। दूसरा कॉमन टेंजेंट ये होगा, ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और तीसरा देखो, बहुत लोग मिस कर गए, अरे भैया ये तो हो ही सकता है ना, ये तीसरा, ये देखो यहां पर, ये जो आपका कॉमन पॉइंट है जहां पर ये दोनों सर्कल टच हो रहा है, इससे भी तो एक लाइन निकाल सकते हो आप। ये जो बीच वाला है ये आपका हो जाएगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। दो डायरेक्ट है, एक ट्रांसवर्स है, टोटल 3 हो जाएगा ना। बात समझ में आई? टोटल 3 कॉमन टेंजेंट्स आपके हो जाएंगे। ठीक है ना? चलो, तो नीट एंड क्लीन डायग्राम जरा देख लो, यहां पर इसको हटा रहे हैं हम और इसको ला रहे हैं। देखो वही चीज है, कुछ बदला थोड़ी है। आप देख लो यहां पर आपका टोटल 3 कॉमन टेंजेंट है। और ये केस देखो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, केस 2। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो मोस्टली ऑलमोस्ट हर जगह यही सेकंड केस पर ही सवाल आ रहा है। तो इसको ठीक से समझो। अगर आपका सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है एक दूसरे को, तो टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स होगा 3। ना अब फिर वही बात, डायग्राम अगर सामने है तब तो फिर भी देखकर बता सकते हैं आप, और आपने बता भी दिया है। बट डायग्राम तो एग्जाम में होगा नहीं, क्वेश्चन में तो आपको दोनों सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा। इक्वेशन से आप सेंटर रेडियस निकाल लोगे, उसका तो हमको भरोसा है, सेंटर रेडियस निकाल लोगे। तो होगा कैसे अब? तो देखो यहां पर डायग्राम में देखो, सब सामने दिख जाएगा। इस केस में अगर आप C1 C2 निकालें, मतलब दोनों सेंटर के बीच का दूरी निकालें, और R1 प्लस R2 कर दें, मतलब दोनों रेडियस का सम कर दें, तो इस केस में बताइए बराबर हो जाएगा ना। C1 C2 बराबर होगा R1 प्लस R2, होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। C1 C2 बिल्कुल वही है जो R1 प्लस R2 करके आएगा, दिख रहा है डायग्राम में, दिख रहा है। तो बस यही कंडीशन बन गया, ऑफिशियल कंडीशन। अगर C1 C2 बराबर R1 प्लस R2 हो जाए तो ये आपका केस 2 है, और केस 2 में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 3 होते हैं। और हाँ बिल्कुल, इसको भी आप दो तरफा याद करिए। जब याद ही कर रहे हैं तो डबल इंप्लाइज के साथ याद करिए, सिंगल इंप्लाइज के। ये दोनों तरफ से चलने वाला कंडीशन है। अगर C1 C2 बराबर R1 R2 हुआ तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 3 होगा। और अगर सवाल कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 3 है, इसका मतलब है C1 C2 बराबर R1 प्लस R2 होना है। और हाँ, अगर आपका सवाल ये कह रहा है, ध्यान दें, कि दो सर्कल है जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये, तो इस केस में भी C1 C2 बराबर R1 प्लस R2 ही होगा ना। तो ठीक से सारे केसेस को ठीक से समझो, सब पर घुमा फिरा के देखो सवाल आता है। सवाल कहेगा कि सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो इतना पढ़ते ही आप समझ जाना कि C1 C2 बराबर R1 प्लस R2 होने वाला है। इतना तो स्मार्टनेस होना चाहिए ना। ठीक है, और हाँ यहां पर अगर पूछे कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितना होगा तो 2, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितना होगा तो 1। कभी कभी ये सब डिटेल भी पूछता है, तो आप अब एक्सपर्ट हैं, आप कुछ भी बता सकते हैं। और इस केस को तो ठीक से पढ़ो, इस पर तो जम के सवाल आएगा। ठीक है, सही जा रहे हैं हम?
चलिए आगे बढ़ते हैं। दो केस हो गया, तीसरा केस में आप, तीसरा केस क्या है भाई? तीसरा केस है जब सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब प्रॉपर इंटरसेक्शन हुआ है। पहला केस में तो दूर दूर था, दूसरा केस में तो बस टच कर रहा था। अब तीसरा केस में आइए, प्रॉपर इंटरसेक्शन कराते हैं। दो सर्कल ऐसा होगा जो आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगा कुछ इस तरह से। ये देखो प्रॉपर इंटरसेक्शन है, कट रहा है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट हो रहा है। अब चलो फिर मौका है आपके पास, इस बार कोई गलती नहीं करना, इस बार गलती होना भी नहीं चाहिए। अब बताइए, डायग्राम सामने है, टोटल कॉमन टेंजेंट्स कितना होगा? एकदम सही जवाब है, कोई गलती नहीं करी है किसी ने भी इस बार। तो ऑब्वियसली आपका सिर्फ दो कॉमन टेंजेंट होगा। और बोलिए, ये दोनों डायरेक्ट होगा कि ट्रांसवर्स होगा? जब पढ़ रहे हो तो डिटेल में पढ़ो ना। डायरेक्ट है कि ट्रांसवर्स है, डीसीटी कि टीसीटी? दोनों डायरेक्ट है, बहुत बढ़िया, दोनों डायरेक्ट है। ऑब्वियसली दोनों के लिए सेंटर सेम साइड में ही तो है, दोनों डायरेक्ट होगा। ठीक, नाउ ये तो हुआ डायग्राम। अब कंडीशन, मेन चीज तो कंडीशन है, राइट? डायग्राम थोड़े कोई देने वाला है। तो अब देखो इसका कंडीशन क्या होगा। इसका कंडीशन थोड़ा सा टेढ़ा है, याद रखने में सबसे ज्यादा मुश्किल इसी में आती है। यहां पर कंडीशन को थोड़ा एलिबरेट करके आपको समझना होगा। पहले तो बताइए, अब C1 और C2 का दूरी, डायग्राम देखो, C1 और C2 का दूरी R1 प्लस R2 से तो कम हो जाएगा ना। R1 देखो पीला वाला है, R2 आपका ये पिंक वाला है। तो R1 प्लस R2 कर देंगे तो C1 C2 तो कम हो जाएगा ना। C1 C2 तो बस इतना ही दूर होगा, R1 प्लस R2 अब ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो पहली बात तो ये देख लो आप, ये देखो C1 C2 जो है वो आपका R1 प्लस R2 से अब कम होगा। ये तो ठीक है ना, ये पार्ट तो आसान था। R1 R2 ऑब्वियसली जोड़कर C1 C2 से ज्यादा होने वाला है, राइट? तो ये पार्ट तो फिर भी आसान है। अब देखो यहां पर एक और चीज है लेकिन जो समझना है वो ये है कि C1 C2 R1 प्लस R2 से भले कम हो, लेकिन जरा आप ही बताइए, R1 माइनस R2 से तो बड़ा ही होगा ना। अगर हम दोनों रेडियस का डिफरेंस ले लें, R1 माइनस R2 कर दें, तो R1 माइनस R2 तो बहुत ही छोटा होगा ना। देखो डायग्राम सामने है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, इसमें कोई बहुत फर्क नहीं है ना। तो जब डिफरेंस लेंगे तो बहुत छोटा होगा। तो R1 माइनस R2 जो है वो आपका C1 C2 से कम ही होगा। C1 C2 कम से कम R1 माइनस R2 से तो बड़ा ही होगा ना। तो C1 C2 का वैल्यू देखो R1 माइनस R2 से बड़ा होने वाला है। ठीक है, R1 प्लस R2 से भले कम हो, R1 माइनस R2 से तो ज्यादा ही होगा। मतलब आपका जो वैल्यू है C1 C2 का वो इस रेंज में आ जाएगा। यहां देखो हम मॉड लगा दिए हैं, मॉड ऑफ R1 माइनस R2 कर दिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि R1 और R2 में बड़ा कौन है ये हमको पता नहीं होगा ना। R1 R2 में कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है। तो डिफरेंस ले रहे हैं भैया तो मॉड ले लो, तब तो सेफ रहोगे आप। इसलिए मॉड हम बस सेफ्टी के लिए लगाए हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि R1 R2 में बड़ा छोटा कौन है। ठीक है, प्लस करने में मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस करने में तो मॉड लगाना होगा, वरना वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा तो। इसीलिए मॉड बस सेफ्टी के लिए लगाया है। कंडीशन देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है यहां पर, बट अब जो कंडीशन है सो है, इसको आपको दिमाग में रखना होगा। इस पर भी सवाल आता है, इनफैक्ट आ चुका है, करवाएंगे अभी तुरंत करवाएंगे हम। इस पर तो 2021 में सवाल आया है। ठीक है, तो यहां पर कंडीशन होगा कि दोनों सेंटर के बीच का दूरी, मतलब C1 C2 R1 प्लस R2 से कम होगा, लेकिन R1 माइनस R2 से तो ज्यादा ही होगा, है ना। और ये केस है आपका 3, मतलब ये केस है आपका नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 2 का। और बिल्कुल इसको भी आप दो तरफा याद करो, जब याद ही कर रहे हो तो दोनों तरफ से याद करो, सब डबल इंप्लाइज के साथ आ रहा है। और ये देखो केस भी याद रखना, केस है ये जब सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। सवाल कहीं से घुमा कर आ सकता है। ठीक है, कभी सवाल में लिखा रहेगा सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, तो आपको समझ जाना है कि ये कंडीशन होल्ड करेगा। कभी सवाल में दिया रहेगा कि दो सर्कल ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 2 है,
तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 2 है, मतलब ये होगा ही, होना ही है। ठीक है, तो केस को भी याद रखना है, कंडीशन को भी याद रखना है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स तो ऑब्वियसली याद रखना है। पूरा समय लो, उसमें कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। आज हम बोले ही थे थोड़ा मेहनत लगेगा, और देखो मेहनत लग रहा है। अभी 3 केस हुआ है, 2 केस और है। यहां तक बताइए, समझ में आया सबको? ठीक जा रहे हैं हम लोग? आगे बढ़ रहे हैं हम। वी मूव टू आवर फोर्थ केस। चौथा केस क्या है, ध्यान देना। तो चौथा केस है, अगर आपका सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करे। अभी देखो एक्सटर्नली टच हम देख चुके हैं, इंटरनली टच नहीं देखा है हमने। तो ये होता क्या है, पहले ये देख लो। सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करे, मतलब सर्कल देखो कुछ इस तरह का होगा। एक सर्कल बड़ा है, दूसरा सर्कल उसके अंदर है, लेकिन अंदर इस तरह से है कि वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है, ऐसे टच कर रहा है ना, बताइए। लेकिन ये इंटरनल टच हुआ, सर्कल अंदर है ना, इसीलिए इंटरनल टच हुआ। अब चलो जल्दी से बताओ, इस बार तो खैर गलती कोई करोगे भी नहीं, हमको मालूम है। इस बार डायग्राम सामने है, इंटरनल टच का केस यही बनता है ना। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितना होगा? परफेक्ट, परफेक्ट आंसर 1 होगा, देयर इज नो डाउट। सिर्फ एक ही होगा, एक ही होगा। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक होगा, और वो कौन होगा तो देख लो, बिल्कुल एक ही होगा। और जल्दी से चैट बॉक्स में, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, जल्दी बताइए। डीसीटी, टीसीटी, क्विक आंसर। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली ये जो है ये आपका डीसीटी है, क्योंकि दोनों सेंटर एक तरफ ही है ना, इतना मुश्किल थोड़े है, राइट? इतना मुश्किल थोड़ी है। अगर आपके टेंजेंट के एक ही साइड में दोनों सेंटर है तो वो डायरेक्ट है, और अगर आपके टेंजेंट के लेफ्ट राइट मतलब अपोजिट साइड या ऊपर नीचे आपका सेंटर पड़ रहा है तो वो ट्रांसवर्स होगा। यहां ट्रांसवर्स क्यों होगा भाई? कुछ लोग ट्रांसवर्स बोल रहे हैं। C1 और C2 लाइन के एक ही तरफ है ना, तो एक ही तरफ है तो डायरेक्ट हुआ ना ये कॉमन सेंस है, इसमें कोई गलती मत करो, ये डायरेक्ट है। ठीक, अब चलो, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट तो एक ही है ना, डायरेक्ट ट्रांसवर्स का भी हमको जरूरत नहीं है, कॉमन टेंजेंट तो एक ही है, इस मामले में तो कोई डाउट नहीं है ना। अब चलो, इसका ऑफिशियल कंडीशन क्या हो जाएगा? कंडीशन देखिए, तो कंडीशन तो ऑब्वियस है, देख लो। इस केस में देखो C1 और C2 का दूरी, C1 C2 मतलब ये देखो, कर्सर देखो मेरा, ये आपका बड़ा वाला सर्कल का सेंटर, या आपके छोटा वाले सर्कल का सेंटर। C1 C2 तो इतना ही ना हुआ। और ये देखो यहां से यहां तक ये पूरा हो गया बड़े वाले सर्कल का रेडियस R2, और ये हो गया छोटे वाले सर्कल का रेडियस R1, है ना। तो यहां पर जो C1 C2 है वो तो बताइए R2 माइनस R1 होगा ना, और R2 माइनस R1 है कि R1 माइनस R2 है, वो तो सवाल पर डिपेंड करेगा, इसीलिए मॉड लगा दो, राइट। यहां पर C1 C2 जो है वो R2 माइनस R1 है, क्योंकि यहां R2 R1 से बड़ा है। किसी सवाल में हो सकता है R1 R2 से बड़ा हो जाए, R1 R2 तो आप ले रहे हैं ना भाई, किसको R1 मानते हो किसको R2 मानते हो। इसीलिए यहां पर आप देख सकते हो कि जो दोनों सेंटर के बीच का दूरी है वो बेसिकली दोनों रेडियस का डिफरेंस है। R2 में से R1 घटा देंगे तो आपका C1 C2 तो निकल ही जाएगा ना। यहां से यहां तक पूरा R2 है, और ये आपका इतना दूर R1 है ना। तो पूरा R2 में से आप R1 घटा दीजिए, काम तो हो ही जाएगा ना, राइट। समझ में आ रहा है ना। तो ये मॉड लगा दिया है ताकि आप सेफ रहे, R1 R2 का लफड़ा में नहीं पड़े, कौन R1 है कौन R2 है। और अब चलो, इस केस में टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स तो खैर कंफर्म ही है आपका, टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स आपका 1 है ना। और ये रिलेशन भी दोनों तरफ से याद रखना है, ये भी काम का है, चौथा पर भी देखो सवाल आता है। ठीक है, तो अगर दोनों सेंटर के बीच का दूरी दोनों रेडियस के डिफरेंस के बराबर हो जाए, और डिफरेंस मतलब मॉड ऑफ R1 माइनस R2, तो दोनों सेंटर के बीच का दूरी अगर दोनों रेडियस के डिफरेंस के बराबर हो जाए तो ये आपका केस 4 बनता है, मतलब सर्कल टच ईच अदर इंटरनली, ये केस बनता है। और इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 1 होंगे, सिर्फ 1 होगा। ठीक है, बताइए बात समझ में आ गई ना।
तो चलो, जब यहां तक आप आ ही गए हैं तो अब एक पांचवा और आखिरी केस है, उसको क्यों छोड़ रहे हो? उसको भी देख ही लो फुल एंड फाइनल, फिर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सवाल में चलेंगे, और तो कुछ करना ही नहीं। पांचवा केस है कि वन सर्कल कंटेन्ड इन अदर है। मतलब दो सर्कल ऐसा ले रहे हैं आप जिसमें एक सर्कल पूरी तरह से दूसरे सर्कल के अंदर बैठा हुआ है, कोई टचिंग नहीं, अंदर बैठा हुआ है एकदम, कुछ इस तरह से। ये देखो, एक सर्कल ये पीला वाला बड़ा है, और एक सर्कल अंदर में देखो छोटा वाला व्हाइट वाला, अंदर बैठा हुआ है एकदम। तो इस केस में जल्दी से बताइए, क्या कोई कॉमन टेंजेंट हो सकता है? हो ही नहीं सकता है, राइट, बिल्कुल। यहां तो टेंजेंट होने का, कॉमन टेंजेंट होने का सवाल ही नहीं है। आप कहां से लाओगे कॉमन टेंजेंट? अगर आपका एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर ही घुस गया, पूरी तरह से अंदर है, कहीं से टच भी नहीं कर रहा है, पूरी तरह से कंटेन्ड है अंदर में, तो अब तो कोई कॉमन टेंजेंट होगा ही नहीं ना। तो इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स जीरो हो जाएगा। अब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जीरो हो जाएगा। और इसका ऑफिशियल कंडीशन क्या है? तो देखो, यही बचा हुआ है ना, अब सब तो हो ही गया। अब जो C1 C2 होगा वो दोनों डिफरेंस ऑफ रेडियस के भी कम होगा। यही बचा हुआ है ना, बाकी सब तो खत्म ही हो गया। बचा क्या अब? R1 + R2 वाला शुरू में एग्जॉस्ट हो गया था। R1 - R2 के बराबर तक तो हम यहां पर आ ही गए थे, है ना। इसके पहले R1 - R2 से बड़ा था, ये देखो। तो R1 - R2 से बड़ा होगा C1 C2, तो केस 3 में ही हो गया। R1 - R2 के बराबर C1 C2 केस 4 में हो गया। तो बचा क्या है यहां पर? तो खैर कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है, सब एग्जॉस्ट हो चुका है। तो अब ये आखिरी आखिरी यही बचता है आपका। यह है कि आपका दोनों सेंटर के बीच का दूरी दोनों रेडियस के डिफरेंस से भी कम है ना। तो C1 C2 इज लेस देन मॉड ऑफ R1 - R2, और ये केस बनता है आपका नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स जीरो। ठीक है। और इसको आप देख भी सकते हो, प्रोसेस ऑफ इलिमिनेशन से भी कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये? C1 C2 लेस देन मॉड ऑफ R1 - R2 होगा। ठीक है। हाँ अभिषेक, बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है ये। आप कह रहे हैं कि अगर दो सर्कल बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाए, जो ओवरलैप कर जाए, है ना, तो वो तो आपका पिछला केस में कवर हो ही गया ना। अगर दोनों सर्कल बिल्कुल आइडेंटिकल है तब तो वो अलग अलग काउंट ही नहीं होगा ना, वो तो एक ही सर्कल हो गया। ओवरलैप हो गया तो पता कहां चलेगा कि दो सर्कल है। तो उस केस में आप जो भी कॉमन टेंजेंट लोगे वो दोनों पर कंबाइंड रूप से हो जाएगा। तो ओवरलैपिंग सर्कल, अगर दो बिल्कुल आइडेंटिकल सर्कल आप ले रहे हैं जो कि एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा है, तो उस केस में तो इनफाइनाइट कॉमन टेंजेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सर्कल अलग अलग थोड़ी होगा, दोनों एक ही हो गया ना, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गया, दोनों का साइज बिल्कुल सेम है। तो पता कहां चलेगा कि दो है? तो जो आप टेंजेंट खींचोगे वो दोनों पर टेंजेंट होगा, 10 20 50 100 1000 इनफाइनाइट टेंजेंट खींचते रहो। उस केस में तो फिर कोई बात ही नहीं है। इसलिए वो तो एक अबसर्ड केस हो गया, एक्सेप्शन केस की बात कर रहे हैं आप। फिर भी सवाल अच्छा था, उसको यहां पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं। यहां पर दो डिस्टिंक्ट सर्कल की बात हो रही है जो देखने में अलग अलग हो, पता तो चले कि दो है। ठीक है। तो लीजिए, ये आपका पांचवा और आखिरी केस भी हमने यहां पर देख लिया है। थ्योरी सारा पढ़ चुके हैं हम लोग। अब आइए डायरेक्टली अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में शुरुआत करते हैं। इसी साल 2023 के एक क्वेश्चन से। देखो, सवाल आपके सामने आ रहा है, इसको अच्छे से पढ़ो। और सीधा सवाल है एकदम, जो पढ़ा है उस पर सीधा एप्लीकेशन है। देखो, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स, और दो सर्कल का जनरल इक्वेशन एकदम देखो प्लेट में सजा के मिला हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितना होगा? ठीक है। क्या करना है आपको पता है? आपको सबसे पहले तो दोनों सेंटर निकालना होगा और दोनों रेडियस निकालना होगा। उसके बाद देखना होगा पांच में से कौन सा कंडीशन यहां सेटिस्फाई होता है। C1 C2 बराबर R1 + R2 होता है कि ग्रेटर देन R1 + R2 होता है कि क्या होता है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। तो फटाफट काम करिए, जितना फास्ट काम करेंगे उतना अच्छा है। चलो, एक मदद हम कर देते हैं आपका। ये जो पहला पहला सर्कल है, इसका सेंटर आप निकाल लेंगे ना। सेंटर जो है वो 9 और 15/2 होगा। जरा कंफर्म करो, यही है? कैलकुलेशन है इसमें, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कोई जबरदस्त कॉन्सेप्ट नहीं है ये।
जी एफ सी निकालना है, माइनस जी माइनस एफ कर देना है। आ गया सेंटर, पहले सर्कल का सेंटर C1 915/2। और चलो रेडियस निकालो जल्दी से। रेडियस आप लोग बताओ, कुछ काम हम करेंगे कुछ काम आप करें। पहला सर्कल, पहला इक्वेशन देखो और जल्दी से रेडियस बताइए, रेडियस कैसे निकलता है आपको पता है ना। आंसर सबका सही है, हाँ थोड़ा समय ज्यादा ले रहे हैं आप, बट आंसर गलत नहीं है। जो पहला सर्कल है उसका रेडियस हो जाएगा बिल्कुल 5/2, कैलकुलेशन कर लेना। अब चलो दूसरे सर्कल पे आओ। सेंटर क्या होगा, नाम तो C2 दे देंगे, उसमें क्या रखा है। दूसरा सर्कल का सेंटर हो जाएगा ऑब्वियसली 3 3, है ना। 3 3 हो जाएगा बिल्कुल। सेंटर जो है वो आपका 3 3 हो जाना है। दूसरे सर्कल की बात कर रहे हैं हम, इसका बात कर रहे हैं। और रही बात इसके रेडियस की, ये तो आसान लग रहा है, जल्दी निकालिए। जो दूसरा सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा, ठीक है। कैलकुलेशन ठीक से करो और दूसरे सर्कल का रेडियस बताओ। रेडियस 5 होगा, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत अच्छे अभिषेक, बहुत अच्छे स्नेहा, बहुत अच्छे राज, कृष्ण, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ऐसे ही काम करना है। तो लीजिए, सारा डेटा तो इकट्ठा कर लिया आपने, ये सब तो बहुत बेसिक चीज है, राइट, सेंटर रेडियस निकालना, ये तो बहुत एलिमेंट्री लेवल का काम है। अब चलो, अब हम जरा C1 + C2 करके देखते हैं क्या होता है। निकालिए जरा। C1 + C2 नहीं, C1 C2। C1 C2 मतलब दोनों सेंटर के बीच की दूरी। बोलिए, C1 C2 डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं हो जाएगा आपका। C1 मालूम है, C2 मालूम है, दो पॉइंट मालूम है, दोनों पॉइंट के बीच का दूरी नहीं होगा। C1 C2 निकालो। आप देखेंगे, ध्यान दें, आप C1 C2 निकालेंगे तो आप देखेंगे कि C1 C2 का वैल्यू यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, C1 C2 का वैल्यू हो जाएगा 15/2। डिस्टेंस फॉर्मूला से ही होना है ये, ऐसा कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। बड़े आराम से ये निकल जाएगा आपका, ठीक है। और R1 + R2 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो तो आप देख ही रहे हो। R1 है आपके सामने, R2 भी आपके सामने है, ये काम तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। R1 + R2 तो ऑब्वियसली आपका वही होना है 15/2। तो बोलिए, दोनों बराबर हो गया ना। देख लो, कर लो, आराम से कर लो। यहां आप C1 C2 निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो वो भी 15/2 आएगा। और R1 + R2 करेंगे तो वो भी 15/2 ही आएगा। तो ये तो बताइए, C1 C2 बराबर R1 + R2 हो गया ना, तो ये तो केस 2 हो गया। याद है केस 2, देखो डायग्राम देखो, याद आ जाएगा। C1 C2 अगर R1 + R2 के बराबर हो जाए तो ये तो आपका केस 2 है, एक्सटर्नल टच होने वाला। ये वाला केस बन गया, देखो मिनी डायग्राम दिखा देते हैं, ये वाला केस बन गया। तो इस केस में बताइए कॉमन टेंजेंट कितना था, 2 था ना। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हो जाएगा आपका 2। 2 ही था ना, राइट। और ऑप्शन कौन सा सही होगा, सॉरी यहां पर 3 हो जाएगा, मेरी गलती है। 2 कहां, इसमें तो 3 होता है ना। एक बीच में भी तो होता है ट्रांसवर्स, 2 डायरेक्ट होता है, एक ट्रांसवर्स होता है। तो केस 2 था ये, लेकिन टेंजेंट तो हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, टेंजेंट 3 होगा बिल्कुल। तो टेंजेंट 3 होगा, मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी। ठीक, सही जा रहे हैं, बताइए। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है बिल्कुल। C1 C2 निकालो, R1 R2 निकालो। C1 C2 डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा, R1 + R2 तो आप ऐसे ही निकाल लेंगे। और ये आपका केस 2 में आया। C1 C2 वही है जो R1 + R2 है। तो केस 2 में तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 3 होता ही। ऑप्शन सी सही है। बोलिए, पहला सवाल बन गया, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी। चलो अगला सवाल, बिल्कुल आइडेंटिकल सवाल है ये, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है, आपको कुछ अलग करना भी नहीं है। तो समय लेना, इस बार आप लोग आंसर बताइए। 2015 जेई मेंस का सवाल है। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स, फिर से वही सवाल है, देखो दोनों सर्कल का जनरल इक्वेशन दिया हुआ है। इस बार कॉमन टेंजेंट्स कितना होगा, शुरू हो जाइए, समय लीजिए। ऑप्शन आपके सामने है। हमको फाइनल आंसर बताइए, A B C D, और हमको कुछ नहीं चाहिए। एकदम सही जवाब, बिल्कुल। देखो जो पहला इक्वेशन है उसका सेंटर को C1 मान लो, C1 जो है वो आपका 2 3 हो जाएगा, एकदम सबका आ ही गया है, हम बस लिख देते हैं, फॉर्मेलिटी पूरा कर दें। और जो दूसरा
दूसरा सर्कल है उसका सेंटर जो है वो -3 -9 हो जाएगा, और रेडियस जो है वो आपका 8 हो जाएगा। बोलिए, ये सब आया है ना सबका? जो लोग बना लिए हैं वो तो देख ही सकते हैं, यही सब आया होगा। अब हम बड़े आराम से C1 C2 निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से C1 C2 निकालेंगे, और R1 + R2 तो सीधा है 13 होगा। और आप देखोगे कि C1 C2 भी 13 ही है। C1 C2 का लंबाई डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो, 13 ही आएगा। R1 + R2 तो सीधा है 13 है। तो लीजिए, तो फिर वही केस बन गया, C1 C2 बराबर R1 + R2। तो ये तो फिर वही हो गया, दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है एक दूसरे को, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स होगा 3। बिल्कुल पिछली बार की तरह ऑप्शन सी सही है। बैक टू बैक दोनों सवाल बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सेम सवाल था ये, कुछ अलग था ही नहीं। सारा खेल सेंटर रेडियस का है, सेंटर रेडियस निकाल लिया तो बस सब हो गया। ठीक है, चलो, तो ये दोनों सवाल तो बिल्कुल एक जैसा ही था, एकदम कह सकते हो रिपीट। अब आइए थोड़ा सा अलग वेरिएशन देखिए। 2021 जेई मेंस का सवाल है ये, आपके सामने सवाल थोड़ा बड़ा है, इसको ठीक से पढ़ना, बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टू सर्कल्स हुज इक्वेशंस आर गिवन बिलो। आपके पास दो सर्कल है, दोनों का इक्वेशन दिया हुआ है, देख लो, जनरल इक्वेशन ही है। ऑप्शंस हैं, सर्कल्स हैव सेम सेंटर, ये तो आप देख सकते हो निकाल के, दोनों का सेंटर निकाल लो, देखो सेंटर सेम है कि नहीं। सर्कल हैव नो मीटिंग पॉइंट्स, नो मीटिंग पॉइंट्स मतलब आपका केस 1 की बात हो रही है ना? केस 1 भी हो सकता है, केस 5 भी हो सकता है, नो मीटिंग पॉइंट्स तो केस 5 में भी हो सकता है। सर्कल हैव ओनली वन मीटिंग पॉइंट, ओनली वन मीटिंग पॉइंट मतलब केस 2 या फिर आपका केस 4 हो सकता है, इंटरनल टचिंग एक्सटर्नल टचिंग। और चौथा ऑप्शन है सर्कल हैव टू मीटिंग पॉइंट्स, मतलब ये केस 3 हो गया, इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रॉपर इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये तो केस 3 की बात कर रहा है। तो बेसिकली आपको वही काम फिर से करना है, देख लो, C1 C2 निकालना है और R1 R2 निकालना है। उसके बाद देख लेना है कि पांच में से कौन सा कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो रहा है, जो कंडीशन सेटिस्फाई होगा वो केस बन जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर से मौका आपके पास है, आप बनाइए तो कुछ फायदा भी होगा, हम अगर बता देंगे तो इससे किसी का कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला है। बनाइए, हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। सेंटर रेडियस निकालिए, कंडीशन लगाइए और सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। देख लो, बिल्कुल बिल्कुल सबका आंसर, ऑलमोस्ट सबका आंसर सही है। देखो, जो पहला इक्वेशन है उसके लिए आपका सेंटर 5 5 होगा, C1 मान लो उसको, और रेडियस 3 होगा, यही आया ना, कंफर्म करते जाना, सबका आ रहा है ना ये, सेंटर रेडियस तो आप निकाल ही लेंगे। और जो दूसरा इक्वेशन है उसके हिसाब से सेंटर होगा 11 5 और रेडियस होगा 3, तो रेडियस दोनों का 3 ही आ रहा है। अब चलो जरा C1 C2 निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला से आप C1 C2 निकालो, R1 + R2 तो 6 होगा, आप देखोगे C1 C2 भी 6 ही होगा, तो C1 C2 बराबर R1 + R2 हो जाएगा, दोनों 6 ही होगा, निकालो, सिंपल काम है ये तो लीजिए C1 C2 बराबर R1 + R2, ये तो फिर आपका एक्सटर्नल मीटिंग वाला हो गया ना, एक्सटर्नल टचिंग वाला केस बन गया। जैसे ही C1 C2 बराबर R1 + R2 हो गया, इसका सीधा मतलब है कि आपके जो सर्कल्स हैं वो आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, सर्कल टच एक्सटर्नली, तो ओनली वन मीटिंग पॉइंट होगा ना, राइट? डायग्राम याद है? ये डायग्राम तो कितना बार बना लिया आज, यही होगा ना। C1 C2 बराबर R1 R2 है, मतलब सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली इस तरह से टच करेंगे, तो टच करेंगे मतलब ओनली वन मीटिंग पॉइंट हुआ ना, सर्कल्स हैव ओनली वन मीटिंग पॉइंट, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, बताइए, बात समझ में आई? ऑप्शन सी इज करेक्ट, एकदम, जिन्होंने ऑप्शन सी बोला है वो सब ठीक जा रहे हैं, वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है? सही जा रहे हैं ना हम लोग, देख रहे हो, सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, और सब में वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोग आज ही पढ़े हैं। ठीक, अब चलो ये बढ़िया सवाल आ रहा है, इसको ध्यान से देखना, ये भी रिसेंट क्वेश्चन ही है, और इसमें देखो क्या पता कौन सा केस बनता है, वो आप लोग देखो, डिसाइड करो। अच्छा सवाल है, 2019 मेंस का सवाल है ये, अभी आपके सामने आएगा, अच्छे से पढ़ना, देखना और डिसाइड करना यहां पर क्या होगा। सवाल आपके सामने है, ठीक से पढ़िए।
इफ द सर्कल्स, पहला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x माइनस 20y प्लस 164 बराबर आर स्क्वायर। इसमें आप आर स्क्वायर का साइड चेंज कर दो तो माइनस आर स्क्वायर बराबर 0, ये जनरल इक्वेशन हो जाएगा। और दूसरा वाला तो सिंपल है, इसमें तो बस आपको, ये तो ऑलरेडी सेंटर रेडियस आपको फ्री में मिल जाएगा। दूसरा वाला तो बोलिए सेंटर रेडियस फॉर्म में ही है ना, तो इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। दूसरा वाला तो ऑलरेडी सेंटर रेडियस फॉर्म में है। और सवाल कह रहा है कि दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। याद करो, इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब ये आपका केस 3 है ना। केस 3 का कंडीशन भी थोड़ा बड़ा होता था, याद है ना। तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ये बोलिए केस 3 है ना, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्शन होता है। इसका कंडीशन क्या था अभी तो बताए हैं, याद होना चाहिए, बट चलो अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो सामने हम लिख भी देते हैं। ये कंडीशन होता है अगर आपका सर्कल दो पॉइंट पर, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस केस में आपका जो C1 C2 होगा, मतलब दोनों सेंटर के बीच का दूरी होगा, वो R1 प्लस R2 से तो कम होगा, लेकिन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से ज्यादा होगा। आज ही बताए हैं ये, है ना। तो ये कंडीशन बोली यहां एप्लीकेबल होगा ना। अब चलो दूसरा, दूसरा सर्कल में आपको कोई मेहनत नहीं है, सेंटर हो जाएगा उसका 4 7, रेडियस हो जाएगा 6। लेकिन पहला, जो पहला सर्कल का इक्वेशन है उसमें आपको सेंटर रेडियस वगैरह सब निकालना पड़ेगा। निकालिए। पहले तो आर स्क्वायर का साइड चेंज कर दो, माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब सेंटर रेडियस निकालिए जल्दी से। सेंटर बोलिए 8 10 आ रहा है सबका। पहला सर्कल का बात कर रहे हैं, दूसरा में तो कोई मेहनत ही नहीं है। पहला सर्कल में सेंटर तो भैया 8 10 होगा, ठीक है ना। और रेडियस की बात करें तो रेडियस तो निकालना पड़ेगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और ध्यान दे यहां सी का वैल्यू हो जाएगा 164 माइनस आर स्क्वायर। सी आप किसको बोलते हैं? सी तो आप कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं ना। देखो, पहले तो आप अपने पहले सर्कल के इक्वेशन को इस तरह से लिखो, सारे टर्म को एक तरफ करके इस तरह से लिखो। अब जी एफ सी निकालेंगे आप, तो जी आपका -8 आएगा, एफ आपका -10 आएगा, और सी जो है ये पूरा आएगा ना, ये ब्रैकेट देखो, सी जो है ये पूरा आएगा। तो रेडियस निकालने के लिए रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी करोगे तो रूट अंडर आर स्क्वायर मतलब आर। रेडियस जो है पहले वाले सर्कल का जो रेडियस है वो आर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पहले वाले सर्कल में ही तो मेहनत है, बोलिए दूसरे वाले में क्या मेहनत है? दूसरे का तो सेंटर क्लियर कट है, वो तो आपको सेंटर रेडियस फॉर्म में ही दिया हुआ है। तो 4 7 हो गया सेंटर, और रेडियस हो जाएगा 6। तो ये तो आसान है। बताइए, जो मेहनत था पहले वाले सर्कल में था, ये मेहनत करके आप सेंटर रेडियस निकाल लिए। अब मेरे पास दोनों, दोनों सर्कल का सेंटर रेडियस है। यहां तक बताइए सबको समझ में आया? अब देखो, अब आपके पास C1 C2 भी है और R1 R2 भी है, तो जरा जल्दी से पहले C1 C2 डिस्टेंस निकाल लो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ये तो आसान है। C1 C2 पहले इस पर ध्यान देना, C1 C2 हो जाएगा आपका 5 डिस्टेंस फॉर्मूला से। R1 प्लस R2 भी निकाल लो, ये तो आसान है, 6 प्लस R या R प्लस 6 जो बोलो। और R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 मतलब मॉड लगा के हम कर रहे हैं, मॉड होना चाहिए था यहां, मॉड छूट गया है। मॉड लगाकर ही काम करिए। कौन बड़ा है हमको पता नहीं है ना, R1 और R2 में बड़ा कौन है हमें थोड़ी पता है। 6 बड़ा है कि R बड़ा है हमको नहीं पता ना। तो R1 माइनस R2 मतलब मॉड ऑफ R माइनस 6। मॉड लगाकर ही काम करो, नहीं तो ये दिक्कत हो जाएगी। मॉड लगेगा, हाँ बिल्कुल, कॉन्सेप्ट में ही मॉड है। हमें मालूम थोड़ी है कि R और 6 में कौन बड़ा है, तो मॉड लगा के कर रहे हैं। ठीक। अब चलो, जो सवाल में कंडीशन था उसके हिसाब से तो C1 C2 का वैल्यू मॉड ऑफ R1 माइनस R2 और R1 प्लस R2 के बीच में होना चाहिए। तो रख दीजिए, सारा वैल्यूज तो आपके पास है ही, रख दो लाके, दिक्कत क्या है। चलिए देखिए, हम कर देते हैं आपके लिए ये काम। ऑब्वियसली जो कंडीशन ऊपर लिखा हुआ है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। जो आपका कंडीशन है तो यही ना है।
अब चलो जो तीनों वैल्यूज आप निकाले वो अलग अलग यहां पुट कर दीजिए। R1 माइनस R2 का मॉड मतलब मॉड ऑफ R माइनस 6, C1 C2 5 और ये R प्लस 6। अब इन दोनों को देखो अलग अलग सॉल्व करना होगा। ये एक ट्रिपल इनइक्वालिटी हो गया ना, और ट्रिपल इनइक्वालिटी में अगर अननोन बस एक जगह हो, अननोन बस बीच में हो, तब आप एक साथ सॉल्व कर सकते हो। उसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। अगर एक ही अननोन है, एक ही जगह अननोन है, तब तो एक साथ सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहां देखो जो आर है, आर का ही वैल्यू निकालना है ना, वो आपका दो जगह है। मॉड ऑफ R माइनस 6 में भी आर है और R प्लस 6 में भी आर है। तो इसको अब अलग अलग ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, अलग अलग मतलब हम इस पार्ट को अलग करेंगे। यहां से यहां तक देखो, मॉड ऑफ R माइनस 6 लेस देन 5 अलग सॉल्व होगा, और 5 लेस देन R प्लस 6 अलग सॉल्व होगा। दोनों को अलग अलग दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। ठीक ना, देखो इस पार्ट को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो सिंपल साइन इक्वेशन है, ये तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। हाँ, ये जो पहला पार्ट है जिसमें मॉड लगा हुआ है, मॉड को सॉल्व करने के लिए आपको मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी जाननी होगी। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी तो हम लोग पढ़े ही हैं, जो लोग क्लास 12th में हैं वो तो ये प्रॉपर्टी जानते होंगे, बट 11th क्लास वाले शायद ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़े होंगे। इसीलिए प्रॉपर्टी पहले जान लो। इस पार्ट को पहला इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये प्रॉपर्टी लगेगा। और प्रॉपर्टी क्या है तो देखो, ये अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए है तो एक्स का वैल्यू माइनस ए से ए के बीच में होता है। मॉड ऑफ एक्स अगर लेस देन ए है तो एक्स का वैल्यू माइनस ए से ए होगा। और यही प्रॉपर्टी देखो आपको लगाना है अपने पहले इन इक्वेशन में। यहां एक्स के जगह पर R माइनस 6 है और ए के जगह पर 5 है। तो बोलिए, आपका R माइनस 6 का वैल्यू माइनस 5 से 5 के बीच में हो जाएगा ना। पहले वाले पर ध्यान दो। दूसरा तो ऐसे भी आसान है, ये तो आपका ऐसी बाएं दाएं होके R ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करने में कोई तोप वाला काम थोड़ी है, ये तो हो ही जाएगा। मेन यहां ध्यान देना है, इसी पर अभी और काम करना है। R माइनस 6 का वैल्यू -5 से 5 के बीच में होगा। अब चलो, ये सेकंड इनइक्वालिटी आपने सॉल्व किया है, ये आपको कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं दे रहा है। R ग्रेटर देन -1 ये तो होगा ही। R आपका रेडियस है ना, बताइए। तो रेडियस जो है वो -1 से बड़ा तो होगा ही। ये आप क्या निकाल ले, इससे कोई बहुत बड़ा फायदा तो होगा नहीं। ये तो ऑलवेज ट्रू होना है, ऑब्वियसली होना है। R ग्रेटर देन -1 तो होगा ही, इसमें ऐसा कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है। हाँ, ये जो फर्स्ट पार्ट है उसी को सिंपल करो। तो अब इसमें आप तीनों साइड ध्यान दें, यहां तीन साइड है, तीनों साइड में +6 कर दो। तीनों साइड में +6 करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा 11। R का वैल्यू 1 से 11 के बीच में आ रहा है ना, तो R का वैल्यू 1 से 11 के बीच में है, तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी था ना ये, राइट। इससे कुछ मिला नहीं, ध्यान दें। R ग्रेटर देन -1 तो आपका कोई ऑप्शन भी नहीं है, और R ग्रेटर देन -1 तो ये कोई अचीवमेंट भी नहीं है। ये तो ऑब्वियस हो गया, राइट। रेडियस है तो नेगेटिव थोड़ी होगा, वो -1 से तो बड़ा ही होगा ना रेडियस। तो ये आप लाके कोई बहुत बड़ा काम नहीं किए, इससे कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, ये आपका सिग्निफिकेंट है कि R का वैल्यू 1 से 11 के बीच में होगा। तो ये आपका ऑप्शन भी है, ऑप्शन डी है। ठीक है, बताइए, बात समझ में आई? ये बढ़िया सवाल था, काफी अच्छा सवाल था। कंडीशन यूज करके हम लोग बनाए हैं, प्रॉपर्टी भी लगा है थोड़ा मॉडुलस का, और ठीक ठाक कैलकुलेशन भी हुआ है। सबको समझ में आ रहा है? बताइए, ठीक जा रहे हैं हम? आइए एक और बढ़िया सवाल लेते हैं, और इस बार पूरा काम आपको खुद करना है, हम कुछ नहीं बताएंगे। सवाल आपके स्क्रीन पर पढ़िए, मेंस 2014 का सवाल है, ठीक से पढ़ो। लेट सी बी द सेंटर, लेट सी बी द सर्कल विथ सेंटर एट 1 1। लिए लो, ये तो और बढ़िया, सेंटर निकालना नहीं पड़ेगा। सेंटर निकालने में थोड़ा समय तो लग ही जाता है ना। और रेडियस 1, क्या बात है। सी एक सर्कल है जिसका सेंटर है 1 1 और रेडियस है 1। इफ टी इज द सर्कल, टी देखो दूसरा सर्कल है, इसका सेंटर है 0y और पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो रेडियस तो निकल ही जाएगा। सेंटर दे ही दिया, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो रेडियस तो आप निकाल ही लोगे। ये दो सर्कल है, और ये सर्कल जो है वो सर्कल सी को एक्सटर्नली टच कर रहा है। ये लो, एक्सटर्नल टच वाला कंडीशन है, मतलब C1 C2 बराबर R1 प्लस R2 यहां भी होगा। पहले सर्कल का सेंटर रेडियस सब दिया हुआ है, दूसरे सर्कल का सेंटर दिया हुआ है और पासिंग थ्रू ऑरिजिन दिया हुआ है, तो रेडियस आप निकाल नहीं लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे।
और कंडीशन क्या लग जाएगा बताइए, टचिंग एक्सटर्नली है ना, तो C1 C2 बराबर R1 + R2 कर देना है। उसके बाद से रेडियस ऑफ टी निकाल लेना है, रेडियस ऑफ सर्कल टी, तो हो ही जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से बनाओ डायग्राम, भी चाहो तो आप बना लो, डायग्राम बना लोगे तो विजुअलाइज करना आसान होगा। चलो आपके लिए डायग्राम वाला काम हम कर देते हैं, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे, आप ही को करना है पूरा मेहनत। देखो यहां पर दो सर्कल की बात है, दोनों का नाम भी है, एक सर्कल है सी, एक सर्कल है टी। तो सर्कल सी जो है वो पीला वाला लिए हैं हम, इसका सेंटर क्या है 1 1, और इसका रेडियस भी 1 है। ठीक है, दूसरा सर्कल देखो टी है यहां पर, इसका सेंटर है 0 y, और ये पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, तो बताइए इसका रेडियस आप निकाल नहीं लेंगे? सी सर्कल का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टी सर्कल का सेंटर मालूम है, रेडियस निकाल लो, ये इसको ज्वाइन कर दो, ये आप इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो यही तो रेडियस हो जाएगा ना इसका, रेडियस निकाल लो आराम से, दिक्कत कहां है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है, राइट। ये आपका रेडियस होगा देखो, और रेडियस का ये तो सीधा वाई ही हो जाएगा, राइट, 0 0 और 0 y का दूरी तो वाई ही ना होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है ये तो। ठीक है, बिल्कुल एकदम निकलेगा, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छे शिवरंजन, आंसर भी आ गया है, वेरी गुड। सबका आंसर आना चाहिए, चलो हम वेट कर रहे हैं, सब लोग बनाइए, अच्छे से खत्म करके जाइए इसको। एकदम सही जवाब है, वेरी गुड, सबका आंसर सही है। चलो हम भी कंप्लीट कर देते हैं, डायग्राम तो सामने है ही। सबसे पहले जो आपका सर्कल टी है उसका रेडियस निकाल लो, बोलिए रेडियस तो सीधा है, वाई हो जाएगा, है ना। अब सेंटर के बीच का डिस्टेंस, सेंटर के बीच का डिस्टेंस C1 C2 निकाल लो आप, C1 C2 बोलिए, सबका निकल जाएगा, एक है 0 y, एक है 1 1, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आपका C1 C2 नहीं निकल जाएगा, दोनों सेंटर के बीच का दूरी, ये तो बड़ा आसान काम है, राइट, है ना, आराम से निकालो, सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा माथा पच्ची भी नहीं है यहां तो। ये हो जाएगा 0 - 1 का स्क्वायर मतलब 1, और y - 1 का स्क्वायर रूट अंडर, ये आपका यहां तक पहुंच जाएंगे ना। C1 C2 चलो यही रखो, ठीक है, और चाहो तो इसको थोड़ा सिंपल भी कर दो, ठीक है ना, C1 C2 आ गया। अब चलो R1 + R2 निकाल लिया है सबने, R1 + R2 तो निकल ही जाएगा, निकल जाएगा ना, R1 + R2, R1 आपका y है और R2 तो दिया ही हुआ था 1, तो R1 + R2 का क्या दिक्कत है, ये तो कन्फर्म ही है, अजय यहां रख देते हैं, R1 + R2 जो है वो आपका y + 1 हो जाएगा, सब निकल ही गया। अब चलो ये दोनों तो बराबर होना है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सटर्नली टच हो रहा है, तो C1 C2 बराबर होगा R1 + R2, राइट। मतलब ये जो आपका क्वांटिटी है √1 + y - 1 होल स्क्वायर, ये आपका y + 1 के बराबर होने वाला है ना, राइट, तो बराबर कर दीजिए, उसके बाद से स्क्वायर वायर करके थोड़ा सिंपल करिए, y का वैल्यू आ जाएगा, बोलिए आपका रेडियस y ही है ना, स्क्वायर कर देने से आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो रूट है वो खत्म हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं बस, अब ये सब कोई काम है, ब्रैकेट वैकेट आप खोलेंगे तो लास्ट में सब करके आपका y बराबर 1/4 आएगा, यहां से बस आउट एंड आउट कैलकुलेशन है, वो भी बहुत सिंपल वाला, तो y बराबर 1/4, तो बोलिए y ही आपका रेडियस था ना, इस t का रेडियस तो पहले ही निकाल लिए थे हम, y ही था ना, और y का वैल्यू 1/4 है, तो रेडियस 1/4, ऑप्शन डी इज करेक्ट, है कि नहीं, बताइए, बात समझ में आई, ऑप्शन डी करेक्ट है कि नहीं है, तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका आंसर यही आया था, किसी का थोड़ा जल्दी आया, किसी का लेट से आया, बट आंसर किसी ने गलत नहीं दिया है, तो वेल डन। तो बताइए इस काम को आप अच्छे से संभाल लेंगे ना, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट का पूरा कॉन्सेप्ट, सारे केसेस और सारे पी वाई क्यूज हमने आज अभी आपके सामने कवर किया है, एक दिन में सारा काम हो गया, बोलिए सब कर लेंगे ना।